Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentors। आज स्पेसमेन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर 2 आपको पता है ना, हाफ सिलेबस पे हो रहा है। तो देखते हैं बोर्ड किस तरह क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको, ताकि आपको जो एनुअल एग्जाम फिजिक्स का होने वाला है उस पर आपको हेल्प मिल सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मार्क्स 40 मार्क्स का है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मार्क्स 40 मार्क्स का है, आपका क्वेश्चन 2.5 आवर्स का पेपर है। सेक्शन ए में ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है, सेक्शन बी में सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, तो सबको ही पता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो ये साउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पास बोल रहा है पेंडुलम ए बी सी डी आर फिक्स्ड टू अ स्ट्रिंग पी क्यू। पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली पेंडुलम सी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ऐसा नहीं है सारे वाइब्रेट करेंगे, तो ये गलत हो गया। Pendulum A, B and D will also start vibrating, but A and D will vibrate with maximum amplitude. A और D जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, शायद ये सही हो सकता है क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, प्लस वो लोग का लेंथ जो है ना वो C से छोटा है, तो शायद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर भी दे। पेंडुलम A, B and D will also start vibrating. A, B and D ये भी हो सकता है। वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम C आर फोर्स वाइब्रेशन, C का फोर्स वाइब्रेशन है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तभी होता है जब जिस एम्पलीट्यूड से जिसको आप पहले वाले को वाइब्रेट कर रहे हो ना, उसी का लेंथ का दूसरा होगा तो भी वही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए बी एंड डी विल ऑल्सो वाइब्रेट, ये सही है। सी इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन, सी का फोर्स वाइब्रेशन हो सकता है। देखो सी एंड डी दोनों सही लग रहा है मुझे। अभी देखते हैं बस इंफॉर्मेशन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। स्टेटमेंट्स, तो क्या दो स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकता है, पता नहीं। शायद सी और डी तो मुझे सही लग रहा है, तो आंसर सी और डी दोनों होगा। स्टेटमेंट्स यूज बोला ना, स्टेटमेंट बोलता है ना तो समझ में आता है, एक स्टेटमेंट्स बोला है तो दो होगा। नेक्स्ट, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। देखो अ मतलब कोई एक आंसर सही होगा, आपको देखना है कि ये अ लिखा है, स्टेटमेंट्स लिखा है, वहां से भी आपको हिंट मिलेगा कौन सही है कौन गलत। इफ वन रजिस्टर इज फ्यूज द सर्किट विल नॉट बिकम ओपन, सही है, ये फॉर्मूला भी उसी का है। ये द टोटल रेजिस्टेंस बिकम लेस देन द लीस्ट रेजिस्टर्स, ये भी सही है। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर ऑलवेज रिमेन सेम, ये गलत है। ऑलवेज गलत है ना, ऑलवेज नहीं होगा। ये सेम तभी होता है जब जितना भी रेजिस्टर्स पैरेलल में सबका वैल्यू सेम है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसके पैरेलल में जो दूसरा उसका भी 2 ओम है। जब सबका रेजिस्टेंस सेम होगा ना तब सब में करंट इक्वल होगा। मगर ऑलवेज ट्रू सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है पैरेलल वाले में, वो क्या है, वोल्टेज। ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लाइव वायर हैज जीरो पोटेंशियल, गलत। फ्यूज इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर, गलत। याद रखना फ्यूज हमेशा लाइव वायर पे लगता है। पोटेंशियल ऑफ लाइव एंड अर्थ वायर इज ऑलवेज सेम, गलत। लाइव की जगह यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए था। अर्थ वायर इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, सही है। नेक्स्ट, डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का ये क्वेश्चन है, कैसे पता चले यहाँ पर इंड्यूस करंट का बात नहीं ना कर रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि जो थंब है वो दिखाता है फोर्स या फिर किधर बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, जो मिडिल फिंगर है वो दिखाता है करंट, और जो फोर फिंगर है वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। ठीक है, करंट जो है वो ए टू बी आ रहा है, इस तरीके से ए टू बी, और ये फील्ड हो गया। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप जब लगाओगे तो दिखेगा करंट तो ए टू बी, मतलब आपके तरफ आ रहा होगा करंट, है ना। फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ जा रहा होगा, तो इफ थंब जो है ऊपर की तरफ दिखा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, अप, ए। तो लेफ्ट हैंड रूल यहाँ लगाना है। नेक्स्ट, डायग्राम शोज a magnet move near a coil along its axis। अभी देखो ये ना लेंज लॉ का प्रॉपर्टी लगेगा। सिंस मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, बुलाएगा, तो यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। कैसे साउथ पोल हुआ, क्योंकि तभी ना अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्थ दूर जा रहा है ना, तो नॉर्थ को बुलाने के लिए साउथ रहेगा तो ही जाएगा अट्रैक्ट होगा। और जहां भी साउथ पोल होता है वहां पर करंट कैसे मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है। यानी इस एंड पे करंट क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। अभी क्लॉकवाइज वो कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करता है ना। देखो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और यहाँ से ये नीचे आना चाहिए। ये होगा इसका सही आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही बैठता है। ए नहीं है, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस। द इसका मतलब क्या, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वाटर नीड्स 4200 जूल हीट टू रेज इस टेम्परेचर वाइल केमिकल। गलत। यहाँ पे ये क्यों गलत है? क्योंकि केजी का मेंशन नहीं किया है, मास का भी मेंशन होना चाहिए। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर 4200 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब। ना तो यहाँ टेम्परेचर ही मेंशन किया है, ना ही मास, तो दोनों गलत हो गया। 1 kg of water absorbs 4200 joule of heat to increase the temperature by 1 Kelvin। ये सही है, क्योंकि यहाँ पास मास का भी मेंशन है, हीट का भी मेंशन है, प्लस टेम्परेचर का भी मेंशन है। और ये तो गलती है। 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस नीड्स डैश हीट टू मेल्ट। और आपको स्पेसिफिक लैटेंट हीट दे दिया है। देखो आइस को मेल्ट करा रहे हो, तो कभी भी मेल्टिंग फ्रीजिंग का पार्ट आता है तो हीट का फॉर्मूला होता है ml। एम कितना है? 200 ग्राम में, तो उसको कैसे डिवाइड कर दिया 1000 में, ताकि वो केजी में आ जाए। और एल कितना दिया है? 33,000। इसका 30 कट गया, आप इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 672,000, तो 7,200। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन विथ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर इज गामा। अब ये तो याद करने का चीज है, ठीक है। रेजोनेंस क्या है? फोर्स वाइब्रेशन इन विच एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स वाइब्रेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इज ग्रेटर, ग्रेटर ही बोल रही है, गलत हो गया ये। इन विच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्री वाइब्रेशन, ये सही है। यहाँ पर शायद लेस बोलेगा तो ये भी गलत है। याद रखना, इस पर दो ही चीज याद रखना। पहला, फोर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। और दूसरा चीज जो यहाँ याद रखना है आपको, वो है कि लार्जर एम्पलीट्यूड से बॉडी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर रेडिएशन विच डिविएट्स टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। अभी अल्फा जो होता है वो होता है पॉजिटिव, बीटा जो होता है नेगेटिव, और गामा का होता है नो चार्ज। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? जो कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन होता है आपका? अल्फा। अल्फा है यहाँ ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। याद रखना, सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन करना था, तो सारा कंपल्सरी था, 1 मार्क्स का था। सारा हो गया। आधा सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपको कोई 3 क्वेश्चंस करना, सारा मत कर देना, सिर्फ 3 करना। अब आप देखना कौन सा 3 आपके लिए बेस्ट है, जो आपको पूरा मार्क्स देगा। जो आपको आता है बस वही का अटेम्प्ट करना, जो नहीं आता उसको छोड़ देना, ठीक है। मूव करते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। अभी देखो यहाँ पर 3 ओम और 5 ओम है, वो किसमें है? सीरीज में है। तो सिंस वो दोनों सीरीज में है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 3 + 5 कितना ओम? 8 ओम। अब ये दोनों के लिए मेरा एक वैल्यू आ गया, कितना आ गया? 8 ओम। अब ये जो 8 ओम है और दूसरा भी 8 ओम है, दोनों पैरेलल में, तो सिंस दोनों पैरेलल में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? रेजिस्टेंस बाई 2। दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो 8/2 कितना आ गया? 4 ओम। आप चाहो तो डायरेक्ट 1/R करके भी निकाल सकते हो। If the cell of EMF 2.4 volt with negligible internal resistance, negligible internal resistance यानी टर्मिनल वोल्टेज और EMF दोनों सेम होगा, कितना होगा? 2.4 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। 2.4/4 आंसर कितना आ गया? 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will absorb more heat? 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम ऑफ आइस, क्योंकि आइस को पहले तो पानी बनना पड़ेगा ना। देखो आइस में होता क्या है ना, कि अभी वो 10 ग्राम आइस है, तो वो अभी 0 कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस से वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से वो 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर इसको इतना चेंज हो रहा है। पहले उसको बर्फ को पिघल के पानी बनना पड़ेगा, फिर जाकर वो अब्जॉर्व करेगा हीट। तो यहाँ पर ml लगेगा एक्स्ट्रा हीट। और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तो ऑलरेडी वाटर में है, तो वो जो ml है जो उसको लगना चाहिए था वो उसमें लगेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, 10 ग्राम ऑफ आइस, क्योंकि आइस हीट अब्जॉर्व करके पानी बनेगा, उसके उसके बाद ये 10 ग्राम ऑफ वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फॉर द सेम मास ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर विच वाई डज आइस प्रोड्यूस मोर कूलिंग इफेक्ट। बड़ा क्लियर है, आइस जो है ना वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि आइस को पहले खुद मेल्ट करना होगा ना, और मेल्ट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्व करेगा इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो आइस ऐसे लिख सकते हो, 1 ग्राम ऑफ आइस विल अब्जॉर्व 30 जूल पर केजी ऑफ more heat than
1 ग्राम ऑफ आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पास कॉइलिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी देखो अगर मान लो की को अटैच कर देते हैं तो करंट इस तरीके से मूव करेगा। करंट ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऊपर के और नीचे, अगर आप इसको सही से देखोगे तो ए एन पे देखो, ए एन पे करंट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। और बी पे देखो, बी पे भी ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। बात क्लियर है, समझ आ रहा है? बी का ए का कॉइलिंग फिर से देखिए आराम से, ए का कॉइलिंग ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से। अब आप लेकिन हमेशा याद रखना ना, ए से कंपेयर मत करना, हमेशा बी से कंपेयर करो, ताकि आपको देखने में आसानी हो वापस हो क्या रहा है। बी में देखो करंट जो है वो आके ऊपर चढ़ा फिर नीचे उतर रहा है। अब इस एंड से देखना, इस एंड से ऊपर जाके फिर नीचे उतरा, ऊपर जाके फिर नीचे, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ना, क्लॉकवाइज। सिंस यहाँ क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल हो गया, क्या हो गया? नॉर्थ पोल। तो ए एंड जो है वो नॉर्थ पोल है, बी एंड जो क्या है वो साउथ पोल है। टू वेज टू इंक्रीज द करंट, बड़ा सिंपल सा, करंट बढ़ाने का तरीका क्या होता है? पहले बात, इंक्रीज द करंट, मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो इंक्रीज करंट। दूसरा, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल हो जाएगा आपका इंक्रीज। क्लियर, नेक्स्ट, if we place soft iron bar at the center of the hollow cardboard and replace the DC source by AC source, याद रखना जहां से आप DC से AC में चेंज करोगे ना, वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। सिंस वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा तो आयरन को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा नो, इट विल नॉट अट्रैक्ट सॉफ्ट पीसेस ऑफ आयरन। इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि डीसी जब सोर्स यूज करते हो तो आपको पता है एक एंड नॉर्थ पोल है, दूसरा एंड साउथ पोल है। वो हमेशा जो इस एंड को आपने नॉर्थ पोल है, ए हमेशा नॉर्थ रहेगा, बी हमेशा क्या रहेगा? साउथ, जब तक आप करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो। लेकिन एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में, यानी एक सेकंड में वो नॉर्थ साउथ 50 बार चेंज करता है। अगर इस स्पीड से वो चेंज करेगा तो कभी भी मैग्नेट की तरह वर्क नहीं कर पाएगा, उसका कोई एक फिक्स पोल नहीं है। सिंस कोई फिक्स पोल नहीं है तो उसकी तरफ वो मैग्नेट होगा नहीं, और मैग्नेट होगा नहीं तो उसकी तरफ आयरन अट्रैक्ट होगा भी नहीं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम शोज द कूलिंग कर्व ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मास दे दिया है, कितना मास दिया है? 200 ग्राम। हीट इज एक्सट्रैक्टेड एट रेट, पावर दिया है, रेट ऑफ हीट को पावर बोलते हैं, ठीक है। जूल पर सेकंड से भी समझ जाना, हमेशा वॉट लिखा रहे मत समझना वो पावर है, वो तो पावर होता ही होता है। रेट ऑफ हीट को भी पावर बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला एक ही है, H इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, है ना। H का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, इधर हो गया एम सी डेल्टा टी। पावर कितना दिया है? 100। टी कितना दिया? देखो टी, ए टू बी को कंपेयर करो, जब ए से बी, ए का टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस, टाइम कितना था? 0 सेकेंड। बी का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, टाइम कितना है? 640 सेकेंड्स। तो डेल्टा टी कितना हो गया? कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 80 हुआ, और टाइम कितना चेंज हुआ? 640 हुआ, है ना, 0 to 640, तो यहाँ पर 640 आ जाएगा। एम कितना है? 200 ग्राम। आप चाहो तो केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ग्राम में भी रख सकते हो। ग्राम में रखोगे तो आंसर ग्राम में आने वाला है, केजी में रखोगे तो आंसर आपका केजी में आएगा। डेल्टा टी कितना हो गया? आगे डेल्टा टी 80, है ना। कैंसिल आउट करो तो जो 0 2 0 कट गया, इसका भी 0, इसका भी 0 कट गया, 6 8 से कट गया ये 8 टाइम्स, तो सी हो गया, और 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो आंसर हो गया 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केजी में चेंज कर देता ना तो 4000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हो जाता। क्लियर, तो ये सी आ गया। हीट रिलीज पूछा है इन रीजन बीसी, बीसी में तो यहाँ पास कोई चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा है, तो हीट का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम, क्योंकि लैटेंट हीट दिया हुआ नहीं है ना। अगर लैटेंट हीट सब रहता, एम रहता, तो बना भी सकते थे। पावर कितना है? 100, टाइम कितना है? 1312 माइनस 640, है ना। 640 से लेके 1312 के बीच का टाइम तुमको डेल्टा टी देगा, माइनस करो, ये हो गया 2 6 7 7 12 672, तो ये 100 इंटू 672, आंसर हो गया 67200 जूल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पास क्या है? ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर द बल्ब विल ग्लो और नॉट।
बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? पहले बात, की जो है वो यहाँ पर अटैच्ड है नहीं, तो की यहाँ पर अटैच्ड है नहीं, की बंद है नहीं। व्हेन वी स्विच ऑन की, की को जो स्विच ऑन करेंगे तब बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर मेंस का सप्लाई जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेंस का सप्लाई जुड़ा हुआ है, इसका मतलब करंट आएगा और फिर वापस लाइव वायर में जाएगा, तो आंसर होगा यस, इट विल ग्लो, डेफिनेटली इट विल ग्लो। क्यों नहीं ग्लो करेगा? इज इट सेफ टू हैंडल द बल्ब? नो, सेफ नहीं हैंडल करना है, क्योंकि जो की है ना, इसको लाइव वायर में प्लेस करना था इसको, लेकिन इसने लाइव वायर में प्लेस ना करके उसको कहाँ प्लेस किया? आपका न्यूट्रल वायर में, इसलिए वो आपका सेफ नहीं है टच करने के लिए, क्योंकि अभी भी जो बल्ब है उसमें करंट जा रहा है, और आप टच करोगे तो आपको बॉडी के थ्रू वो करंट पास होगा, मतलब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो आंसर होगा नो, बिकॉज की टू बी प्लेस्ड इन लाइव वायर बिफोर बल्ब, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेटल ए एंड बी हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2:3, तो ए और बी का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ए और बी का हीट कितना दिया है? 2/3। विच टू मेटल प्लीज विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर? ऑब्वियस बात है, जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है ना, उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि कम हीट, जैसे यहाँ पर 2 जूल हीट दोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और बी में 3 जूल दोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो किस में जल्दी जल्दी बढ़ेगा? ए में। ऑब्वियस बात, आंसर हो जाएगा ए। विच मेटल विल हैव ग्रेटर मास इफ राइज इन टेम्परेचर इज सेम? अगर राइज इन टेम्परेचर सेम हुआ तो किसका मास ज्यादा होगा? अब देखो, इसको कैलकुलेशन करके ही बना सकते हो। हीट ऑफ ए डिवाइडेड बाय हीट ऑफ बी, फॉर्मूला क्या होगा? mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, नीचे mc डेल्टा टी, ऊपर में सी ए का है, नीचे में सी बी का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? विच विल हैव सेम राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, कट गया, हीट सेम है, कट गया, मास ए और ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ऑफ बी ऊपर चला जाएगा, सी ऑफ ए नीचे आ जाएगा, जो कि मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी। यहाँ से मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी कितना हो गया? सी ऑफ बी कितना था? 3/2। तो ए के सामने का मास 3, बी का सामने का मास 2, तो आंसर हो गया ए का मास ज्यादा है। इफ द मास रेशियो दिया हुआ है 3:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर राइज? टेम्परेचर राइज का आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगाओ, तो हीट ऑफ ए बाई हीट ऑफ बी इक्वल्स टू एम ए बाई एम बी, आपको पता है कितना थी? एम ए बाई एम बी मास भी निकाले थे 3/2, इंटू सी ए बाई सी बी कितना है? 2/3, इंटू टी ऑफ ए बाई टी ऑफ बी, 3:5 दिया मास का रेशियो, 3:5। तो यहाँ से 3 और 3 कट गया, हीट तो ऑलरेडी सेम है, तो ऊपर चला जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 3, जो कि टेम्परेचर ऑफ ए बाई टेम्परेचर ऑफ बी, आंसर हो जाएगा 5:3। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज 0.26, बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.26, बी का पूछा है और रेशियो दिया हुआ था 2/3, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 इंटू 0.26/2, 0.13 हुआ, इंटू करोगे तो 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आगे तो सिंपल से एमसी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। Which of the following graphs shows free vibration? ग्राफ ए और ग्राफ बी इन वैक्यूम एंड मीडियम। ग्राफ ए को देखो, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, दिख रहा है, इसलिए वैक्यूम का आंसर हो जाएगा ए और मीडियम का आंसर हो जाएगा बी। बी का एम्पलीट्यूड घट रहा है क्योंकि मीडियम फ्रिक्शन को ऑफर कर रहा है, वो फ्रिक्शन के कारण उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते जा रहा है। तो ऊपर वाला को हम लोग पढ़ जानते हैं ना, फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट है, और ये क्या है आपका? डैम्प्ड वाइब्रेशन, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? What, how do you conclude this? कैसे कंक्लूजन में आया? आप से मैंने बताया क्योंकि एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। अब बात है कि ए का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है ना उसको एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए, लेकिन बी का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय एयर। क्लियर? आप वीडियो पॉज करके उसको स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये तो डायरेक्ट लॉ है, तो आपको तो बुक में ही मिल ही जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। नेम एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच वर्क ऑन दिस अप्लायंस। कौन सा डिवाइस इस पे वर्क करता है? कौन सा डिवाइस वर्क करता है? एसी जनरेटर। लॉ आप याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ए एमिट्स अल्फा पार्टिकल। ए जो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है,
तो ये x हो गया 19482। आपको पता है ना अल्फा पार्टिकल कभी रिलीज होता है तो मास नंबर से 4 घट जाता है, तो 194 माइनस 4 190 82, और एटॉमिक नंबर से 2 घट जाता है तो कितना हो जाएगा 80 प्लस हीलियम 422 प्लस, यही होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ y? 80 आया ना अभी। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का आंसर क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर हो गया 190, एटॉमिक नंबर हो गया 80, आंसर आ गया 110। रिएक्शन पूछा था, ये रहा रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट्स शोन इन द डायग्राम। क्या है? फ्यूज है। नेम द वायर, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन एंड लेड, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड का हम यूज करते हैं फ्यूज वायर के लिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई रेजिस्टिविटी, और दूसरा हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको तो याद रखना। अगर आप देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, आप याद करके आए हो तब जाके आप उसको प्रैक्टिस करो, देख रहे हो बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पास याद करने के लिए नहीं आए हो, है ना, यहाँ पास आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। आगे मूव करते हैं, डिफाइन पिच। पिच क्या होता है? पिच वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है साउंड का विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड फ्लैट साउंड। ठीक है, बाकी डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिखना है। Two wires AB and CD are stretched by same amount, which will produce sound of greater pitch. देखो, A का एरिया लेस है और B का एरिया मोर है। याद रखना, जिसका एरिया कम होता है ना उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो उसका पिच भी ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा AB। गिव रीजन, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेस एरिया कॉमा मोर फ्रीक्वेंसी कॉमा मोर पिच, मोर पिच। क्लियर? जितना पतला तार उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। वाटर यूज एज कूलेंट इन कार रेडिएटर्स। क्यों उसको कूलेंट की तरह यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर एलैबोरेटली करना है तो आप लिख सकते हो 1 kg ऑफ आइस सॉरी वाटर absorb 4200 joule heat for 1 degree Celsius rise in temperature. Clear? Name the radioactive isotope used to find the age of fossils. Carbon 14. Name the radioactive radiations emitted. Beta. बीटा पार्टिकल एमिट करेगा वो। नेक्स्ट, बहुत लोग अल्फा बीटा गामा सब लिख देते हैं, नहीं बीटा। ठीक है, अब साथ में गामा भी लिख सकते हैं क्योंकि गामा तो हमेशा रिलीज होता है। A beam of alpha beta gamma rays are traveling a certain region in the space. Arrange them in descending order of their ionizing power. Ascending order, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे कम आयोनाइजिंग पावर किसका होता है? गामा का। उसके बाद बीटा, और सबसे ज्यादा आता होता है अल्फा का। Which of the following will pass undeviated? गामा, क्योंकि गामा का कोई चार्ज नहीं होता है। With respect to the answer given in part B above, B में जो मैंने आंसर दिया है, क्या दिया है? गामा दिया है। What will the change in the nucleus of the atom? No change. Gamma is just a form of energy. वो एटम का न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं करने वाला, वो सिर्फ एक एनर्जी है। A change in amplitude of the sound wave is noticed. What characteristic of sound is affected? Loudness. एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे से, जैसे फ्रीक्वेंसी और पिच होता है वैसे एम्पलीट्यूड और लाउडनेस होता है। हाउ इज एम्पलीट्यूड रिलेटेड टू द अबव आंसर? लाउडनेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी ऑफ द साउंड? नो चेंज, कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द साउंड डिपेंड करता है वेव का फॉर्म पे। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, तो नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 40 वोल्ट 100 वॉट। ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट? क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस उसका दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट, एंड पावर दिया हुआ है बल्ब का, पावर कितना दिया है? 100 वोल्ट। ये इंफॉर्मेशन मिलता है। व्हाट विल हैपन इफ द बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट? मतलब वोल्टेज कम कर रहा है, तो लेस पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, वोल्टेज कम तो पावर भी कम। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R। ठीक है, R निकालना है तो V स्क्वायर बाई P।
v कितना है 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कट गया, 24 इंटू 24 कितना होता है 576 ओम। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर इंटू टाइम, पावर कितना निकाला है आपने 100, टाइम कितना है 10 इंटू 60, सेकेंड में लाओगे ना ये कितना हो गया 6000 जूल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हम लोग का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा जो कि एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। अगर समझ में आया है तो आप जिस भी स्कूल से ये वीडियो देख रहे हो ना, आप अपने स्कूल का नाम और उसका एड्रेस, एड्रेस मतलब किस स्टेट पे, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ के बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।